दोस्तों वापस से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का। और आशा करती हूँ कि आप लोग जो है वो अपने एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैथ्स का पेडागोजी का लाइए दीदी, तो ये रहा आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये सारे मैथ्स के जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज है ना, जैसे मैंने हिंदी के इम्पोर्टेंट सारे थ्योरीज करवाए थे, इंग्लिश के भी करवाए थे, तो मैथ्स का क्यों छोड़ूंगी। तो मैथ्स का भी मैं आप लोगों के लिए ले करके आई हूँ। तो ये मैंने नोट्स जो है वो खुद से बनाए, थोड़ा टाइम लग गया इसको बनाने में, और आशा करती होगी आप लोगों को जो है वो पसंद आएगा। तो सारा कुछ है इसमें लिखा हुआ। एंड चलिए आप लोग जो है वो अच्छे से बैठ जाइए, अपना कॉपी पेन कलम जो भी है, या फिर अपना ध्यान से सुनिए बैठ करके। तो आई होप कि आप लोगों का तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एंड बहुत सारे चैनल में जो है वो मैराथन वगैरह चल रहा है। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो पहली बार दे रहे हैं, तो वो लोग से मैं यही कहूँगी कि आप लोग ना प्लीज़ कंसेप्ट अपना क्लियर कर लो। एंड उसके बाद आप लोग किसी का भी मैराथन वगैरह देखना, ठीक है। अपना कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लो। एंड सारे टैग वर्ड्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह दिया हुआ है, तो वो आप लोग जाकर के वहां से चेक कर लेना। एंड बाकी मैं ये जो करवा रही हूँ ना यूट्यूब पे, वो आप लोग जरूर से कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पैमेला ली थ्योरी के बारे में। तो पैमेला ली जो है वो कुछ अपना थ्योरी दिए थे, और उनके अकॉर्डिंग जो है वो ईएलपीएस का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था ना, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। बच्चों को गणित वास्तविक अनुभव से प्रतीकों सिंबल्स तक धीरे धीरे सिखाया जाना चाहिए। अच्छा, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, बच्चे लोग को गणित यानी कि बच्चे को जो है वो मैथ्स आप किस तरह से पढ़ाओगे, ठीक है, किस तरह से बच्चे को मैथ्स पढ़ाना चाहिए वास्तविक अनुभव से। यहाँ पर जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड आया है वास्तविक अनुभव, मतलब जो रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, रियल लाइफ में जो अनुभव हो रहा है ना, उन चीजों से, ठीक है, उनके जो सिंबल्स है, और धीरे धीरे बच्चों को सिखाया जाता है। धीरे धीरे मतलब स्लो, बच्चे को एज ए स्लो लर्नर कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको बच्चे को धीरे धीरे समझाना है, सिखाना है, और वास्तविक अनुभवों से, एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको बच्चे को सिखाना है, ठीक है। इनका जो थ्योरी है वो आप सिर्फ 4 लेटर में याद कर सकते हो, ELPS से, ठीक है। इसको दिमाग में फिट कर लो। ELPS का जो है वो थ्योरी किसने दिया था, किसने बताया था, तो पैमेला ली ने बताया था। ELPS के बारे में किसने बताया था, पैमेला ली ने बताया था, ठीक है। ELPS के बारे में किसने बताया था, पैमेला ली ने बताया था। अब भाई ये ELPS है क्या, देखो, ई से पहला आपका हो जाता है एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं हम लोग अनुभव, यानी कि बच्चा जो है वो एक्सपीरियंस से चीजों को सीखता है, अनुभव करके सीखता है। जैसे बच्चा वास्तविक जीवन के अनुभव से सीखता है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड काउंट्स रियल एप्पल, यहाँ पे मैंने एप्पल का एग्जाम्पल लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले सकता है। बच्चा जो है वो कोई भी चीजों को मतलब खेल रहा है उसके साथ, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अनुभव ही तो ले रहा है ना। कोई भी चीज है, जैसे वो एप्पल को ही काउंट कर रहा है, तो अनुभव ही तो ले रहा है ना। टीचर पहले एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे, इसमें वास्तविक चीजों का जो है वो यूज करना है, ऑब्जेक्ट्स का यूज करना है, और बच्चों को खेल के माध्यम से, या फिर कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस के माध्यम से बच्चों को चीजों को सिखाना है, ठीक है। तो पहला तो आपका एक्सपीरियंस हो गया। दूसरा आपका एल से है लैंग्वेज, यानी कि बच्चा को भाषा के माध्यम से सिखाना है। अब जो बच्चा जैसे खेल रहा था ना, एप्पल से खेल रहा था, तो अब बच्चा जो है ना वो काउंट करके बोलेगा कि मेरे पास 3 एप्पल है, आई हैव 3 एप्पल्स। अब क्या कर रहा है बच्चा, जो है वो चीजों को वर्ड्स में बोलना सीख जा रहा है। चाइल्ड टॉक्स अबाउट द एक्सपीरियंस यूजिंग वर्ड्स, बच्चा अनुभव को शब्दों में बता रहा है, ठीक है। लैंग्वेज वर्ड से हम लोगों को समझ में आ गया है कि शब्द, जहां पे भी शब्द आया, बच्चा जो है वो मैथ को भाषा में बोल करके बताने लग रहा है, मतलब वो लैंग्वेज के माध्यम से अब वो सीख रहा है। मैथमेटिकल वोकैबलरी यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है।
तीसरा स्टेज जो है वो हमारा पिक्चर, यानी कि बच्चा जो है वो पिक्चर के माध्यम से अब सीखेगा। चित्र का प्रयोग करके बच्चे को सिखाना है आप लोगों को। एक्सपीरियंस इज सोन थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम। जैसे कि अब मैंने जो यहाँ पे देखो एप्पल बना दी, ये 3 एप्पल बनाया। पिछले बार जो है वो बच्चा लैंग्वेज के माध्यम से यानी कि बोल करके सीख रहा था कि मेरे पास जो है वो 3 एप्पल है। अब बच्चा क्या करेगा, पिक्चर के माध्यम से सीखेगा कि ये 3 जो है वो क्या बना हुआ है, आम तो नहीं बना हुआ है ना, इमली भी नहीं बना हुआ है, चाहे कोई चॉकलेट तो नहीं बना हुआ है, ये एप्पल ही तो बना हुआ है ना। तो यहाँ पर कितने एप्पल हैं, 1 2 3। तो बच्चा जो है वो चित्र के माध्यम से सीख रहा है। तो यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, सीटेड में जो वर्ड्स यूज हो सकता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पिक्चर के माध्यम से चित्र के का प्रयोग करके सिखाना। लास्ट जो आपका आ जाता है, ई से आपका एक्सपीरियंस, एल से आपका लैंग्वेज, पी से पिक्चर एंड एस से सिंबल। अब बच्चे को क्या करेंगे, प्रतीक यानी कि सिंबल्स का, नंबर्स का यूज करके बच्चे को सिखाएंगे। साइंस यूज कर देंगे, जैसे कि 3 एप्पल है, ठीक है, 3 एप्पल में 2 एप्पल और जोड़ देंगे तो कितना होगा। तो बच्चे को जो है यहाँ पर जो ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस जो चिन्ह हम लोग यूज कर रहे हैं सिंबल्स के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है। ठीक है, चिन्ह या संकेत के माध्यम से सिखाना। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है यहाँ पर, रियल ऑब्जेक्ट से सिंबल्स की तरफ ले जाना, यानी कि किसी ठोस मूर्त चीज बोलते हैं ना, मूर्त यानी कि ऐसी चीजों को जिसको हम लोग को, जिसे हम लोग छू सकते हैं। तो ऐसी ऑब्जेक्ट से बच्चे को अमूर्त की ओर ले जाना है, सिखाना है। बच्चे को पहले ऐसे एप्पल पकड़ के या फिर उसको पेंसिल दे देना है, या फिर अगर वो ढेला पत्थर से खेल रहे हैं तो वो पत्थर उसको दे देना है, और बच्चे को इस तरह से खेल खेल में पहले एक्सपीरियंस से सिखाना है ना। तो ये हो गया लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ सीखना। चाइल्ड सेंटर अप्रोच, ऑब्वियसली यहाँ पे बच्चे का इतना ख्याल रखा जा रहा है तो ये चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण ही तो होगा ना। ठीक है, दूसरा हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट पॉलियस थ्योरी। ठीक है, जॉर्ज पॉलियर ने जो अपना थ्योरी दिया था, पॉलियर ने बताया कि गणित की समस्या हल करते समय बच्चा कैसे सोचे। अब इन्होंने बताया कि बच्चे को किस प्रकार सोचना चाहिए। बच्चा जो है वो किसी भी क्वेश्चन को हल कर रहा है, गणित का जो समस्या है उसको हल कर रहा है, तो उसको किस प्रकार सोचना चाहिए। अच्छा, इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हो, इसको याद करने का ट्रिक है UDPL करके। ठीक है, पॉलिया का थ्योरी जो है वो आप लोग कैसे याद करोगे, UDPL, यू से। ठीक है, क्या होता है, आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, सब समझ में आ जाएगा। यू से हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को समझना। पहले कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो बच्चा क्या करना करेगा, बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को पहले समस्या को समझना चाहिए कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया। ऐसा होता है ना, हम लोग को मैथ्स का क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, कि इसको ऐसे मतलब प्रूव करो, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है मैथ्स में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो सिंपल वही बात है, यू फॉर हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग। किस चीज को अंडरस्टैंड करना है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है और कौन सी जानकारी जरूरी है। ठीक है, किसी भी चीज को निकालने के लिए मैथ्स को आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, तो उसमें कौन कौन सा जानकारी जरूरी है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल में 15 प्लस में यहाँ पे चलो ये ब्लैंक है, 15 प्लस क्या करेंगे, जो 20 आ जाएगा। तो चाइल्ड अंडरस्टैंड कर रहा है कि यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है ना, और उसको किस तरह से, तो वो चीजों को पहले अंडरस्टैंड कर रहा है, चीजों को क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है कि हाँ यहाँ 15 है या प्लस है, यहाँ पे एक खाली जगह है जिसको हम लोगों को भरना है, और यहाँ पर 20 दिया हुआ है, इसका आंसर जो है वो 20 आना चाहिए। तो बच्चा क्या कर रहा है, पहले अंडरस्टैंड कर रहा है प्रॉब्लम को। आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप वो क्या करेगा, प्लान बनाएगा। अब वो समस्या को जो है वो अंडरस्टैंड कर गया, समझ गया है, अब वो योजना बनाएगा। ठीक है, यह तय करना कि जोड़, घटाव, गुना या भाग क्या लगेगा। डिसाइड विच ऑपरेशन टू यूज। अभी मैंने आप लोगों को वो 15 वाला एग्जाम्पल दिया था ना, तो बच्चा क्या है, पहले तो वो समझ लिया
कि अच्छा ये ब्लैंक है, उसको हमको भरना है, ठीक है। तो अब वो जो है वो योजना बनाएगा कि क्या हम लोग जो जोड़ करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, या क्या हम लोग घटाव करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। सिंपल सा बात है। सॉरी, क्या घटाव करेंगे कि यहाँ पर ब्लैंक में जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चा सोचेगा, है ना। तो सिंपल सा बात है। 15 में तो देखो ऐसे हम लोग मन मन में कर देंगे, 15 + 5 यहाँ पे 20 हो जाएगा, या फिर 20 में जो है वो 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो बच्चा क्या कर रहा है, अब योजना बना रहा है, ठीक है, कि क्या यहाँ पर प्लस करना है, माइनस करना है। थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा, अब योजना को वो लागू करेगा, यानी कि हल करेगा। क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको हल करेगा। 20 - 15 कितना आ गया, 5 हो गया। यानी कि बच्चा जो है वो अब हल कर चुका है, प्रश्नों को वो हल कर चुका है, परफॉर्म कर चुका है, एक्चुअली वो सॉल्व कर चुका है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप यही हो जाएगा, कैरिंग आउट द प्लान। चौथा स्टेप, जब वो हल कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, तो वो एक बार लुक बैक करेगा, यानी कि वो जांच करेगा कि उत्तर जो मैंने लाया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। आंसर जो मेरा आया है वो सही है कि नहीं, वो उसको क्रॉस चेक करेगा। हो गया, बस आपका पॉलियस थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फुल इसका ये जो है UDPL। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज, हाँ, जॉल्टन पी डाइन्स, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। इसमें खेल, कहानी या फिर जोड़ तोड़ के माध्यम से सीखने पर जोर देते हैं। ये बच्चे को क्या कहते हैं कि आप खेल खेल में सिखाओ, जोड़ तोड़ के माध्यम सिखाओ, ठीक है। बच्चा चीजों को धीरे धीरे करके सीखेगा। और ये कहते हैं कि बच्चा जो है ना कम उम्र में भी मतलब हाई लेवल का थिंकिंग वो कर सकता है। छोटा बच्चा भी है ना, तो वो कम उम्र में भी, यानी कि छोटा बच्चा भी उच्च स्तरीय चिंतन सीख सकता है ना। यानी कि हाई लेवल थिंकिंग करके बच्चा जो है बहुत कुछ सीख सकता है। चिल्ड्रन, मैंने वही चीज लिखा है, इंग्लिश में इसको लिखा है। उसके 4 प्रिंसिपल्स है। एक डायनामिक, गतिशील है। एक ही गणितीय अवधारणा को अलग अलग परिस्थितियों में सिखाया जाना चाहिए ताकि बच्चा उसे सही तरह से समझ सके। डायनामिक का मतलब ये होता है कि अलग अलग तरह से अलग अलग परिस्थिति बना करके बच्चे को किसी, आप एक कंसेप्ट को पकड़ लीजिए और उसको अलग अलग चीजों के माध्यम से सिखाइए, है ना। जैसे मैंने ले लिया है कंसेप्ट एडिशन। बच्चे को हमको क्या सिखाना है, एडिशन सिखाना है, जोड़ सिखाना है। तो हम उसको क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट्स को लेकर के जोड़ना ही तो सिखाएंगे ना। तो यहाँ पर मैंने सेब को ले लिया है, ठीक है। आप पेंसिल ले लेना, या फिर चौक ले लेना, डस्टर ले लेना, या बुक ले लेना। तो आप उसको क्या करो, जोड़ करके बच्चे को सिखाओ कि यहाँ पर 1 + 1 जो है वो क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे मेरे पास 2 पेन है, देखो मेरे पास एक ही पेन है, मान लो मेरे पास 2 पेन है, ठीक है। तो हम बच्चे को सिखाएंगे कि 1 + 1 = हाउ मेनी पेन, तो 2 पेन। इसी तरह से मेरे पास मान लो बॉल है, तो मेरे पास मैंने 4 बॉल ले लिया। मैं अब वो बच्चे को मैं सिखा रही हूँ, तो मैं सिखा यही रही हूँ, जोड़ना ही सिखा रही हूँ, लेकिन अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके। तो उसी को बोलेंगे डायनामिक, यानी कि गतिशील, है ना। एक ही गणितीय अवधारणा को अलग अलग परिस्थितियों में सिखाया जाना चाहिए ताकि बच्चे उसे अच्छी तरह से समझ सके। मूर्त सामग्री, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है जिसे हम लोग छू सके। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली ऐसे चीज जो हम लोग छू सके, है ना। जैसे कि सेब हो गया, पेंसिल हो गया। सेम ही कॉन्सेप्ट को आपको बताना, जैसे कि एडिशन है तो एडिशन के बारे में बताइए। एडिशन जोड़ बताना है तो आप बॉल के माध्यम से बताइए, पेंसिल के माध्यम से बताइए, अलग अलग चीजों का आप जो प्रयोग कर रहे हो। परसेप्शुअल वेरिएबिलिटी यहाँ पर हो गया है, वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल। अच्छा, वेरिएबिलिटी हो गया यानी कि विविधता से यहाँ पे वर्ड आ गया, ठीक है। बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग सामग्री और इंद्रियों के माध्यम से, अच्छा यहाँ पे इंद्री भी हो गया। बच्चा जो है ना बहुत, क्या बोले, जीन प्याजे भी यही बात बोले हैं, ठीक है। इंद्री मतलब क्या होता है, आपका सेंस ऑर्गन। मैंने शायद पहले भी आप लोगों को वीडियो में पढ़ाया है, हाँ मैंने बताया आप लोगों कि बच्चा जो है ना वो अपने इंद्रियों से सीखता है। जैसे कि हम लोग को जो इंद्रिय है ना, 5 सेंस ऑर्गन जिसको बोलते हैं,
तो वो हमारा सेंस ऑर्गन क्या क्या है, आँख है, नाक है, स्किन है, जो जितना भी है ना 5 सेंस ऑर्गन, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या क्या होगा। तो बच्चा जो है वो स्टार्टिंग फेज में उसी चीज़ों से सीखता है। तो यहाँ पर उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा और अलग अलग सामग्री का भी इस्तेमाल होगा, यानी कि यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल जितना भी है ना, टीएलएम के माध्यम से, अलग अलग टीएलएम के माध्यम से बच्चों को सिखाना जाना चाहिए। एंड बच्चा जो है वो बहुत एक्टिव होकर के सीखता भी है। बच्चा केवल सुनकर नहीं सीखते, वे देख करके, छू करके और अनुभव करके बेहतर सीखते, यानी कि उनके जो सेंस ऑर्गन है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर काम करेंगे, है ना। चिल्ड्रन शुड एक्सपीरियंस द सेम मैथमेटिकल कंसेप्ट यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग चीज़ों का आप इस्तेमाल करके और उनके सेंसरी एक्सपीरियंस से बच्चों को आप सिखा सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे मुझे बच्चे को समझाना है शेप्स के बारे में, आकार के बारे में, तो मैं कैसे समझाऊंगी, लकड़ी के आकार बना दूंगी, ठीक है, अलग अलग तरह का, कागज के कट आउट कर दूंगी, कागज को ऐसे फोल्ड करके, बच्चा में हम लोग खेलते थे ना कि देखो इसको कागज को इतना फोल्ड करेंगे तो इस तरह का आकार बन जाएगा, थोड़ा सा और फोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा या स्क्वायर बन जाएगा। तो शेप्स के बारे में पता चल रहा है। चाहे बोर्ड पे भी हम लोग ब्लैक बोर्ड पे चित्र बना सकते हैं, जैसे गोल बना देंगे तो बोलेंगे बच्चा को कि ये सर्कल है, ठीक है, इस तरह का बॉक्स बना देंगे तो बोलेंगे बच्चा को कि ये स्क्वायर है। तो अलग अलग जो यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ना चीज़ों को, तो वो आपका हो जाएगा परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल। पहला तो आपका डायनामिक हो जाएगा, अलग अलग परिस्थितियों में सिखाना जाना चाहिए ताकि बच्चा उसे अच्छी तरह से समझ सके। यहाँ पे अलग अलग स्थिति होगा और यहाँ पर भी उसी से मिलता जुलता अलग अलग मटेरियल्स को यूज करके और सेंसरी ऑर्गन्स का यूज करके। तीसरा में है गणितीय विविधता, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल आ जाएगा आपका, यानी कि मोटा मोटी यही लेकर के चलना है कि जो मैथ का जो मेन आइडिया है, आत्मा है, आपको उसको चेंज नहीं करना है। यानी कि गणित पढ़ाते समय जो चीजें जरूरी नहीं है उन्हें बदलते रहो, लेकिन मुख्य गणितीय अवधारणा को मत बदलो। जो चीजें जरूरी नहीं है उसको आप बदल सकते हो, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है आप उसको चेंज मत करो, है ना। गणित की पहचान नहीं बदलनी चाहिए, बस दिखने वाली चीजें बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, शेप के बारे में मुझे पढ़ाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं ट्राइंगल लूँगी, एक बड़ा ट्राइंगल लूँगी और एक छोटा ट्राइंगल लूँगी। ट्राइंगल का तो मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना। चलो मैं डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक बड़ा ट्राइंगल और उससे छोटा एक ट्राइंगल, है ना, बहुत छोटा हो गया। तो एक बड़ा ट्राइंगल, एक छोटा ट्राइंगल। अब मैं बच्चों को कह रही हूँ कि देखो एक ट्राइंगल होता है ना, वो ट्राइंगल में 3 साइड्स होता है ना, तीनों साइड सेम होता है, यानी कि ये साइड और ये साइड, तीनों साइड सेम होता है। मुझे सिखाना यही है कि ट्राइंगल में जो है वो तीनों साइड सेम होता है, लेकिन मैं क्या करूँगी, एक बड़ा ट्राइंगल ले लूँगी, एक छोटा ट्राइंगल ले लूँगी। तो क्या मैं छोटा ट्राइंगल लूँगी तो क्या तीनों साइड इसका सेम नहीं होगा, इसका भी तीनों साइड सेम होगा। तो कहने का वही मतलब है ना, रूल नहीं बदला यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर चीजें बदल रही है। जैसे कि यहाँ पर बड़ा ट्राइंगल आ रहा है, यहाँ पर छोटा ट्राइंगल आ रहा है, लेकिन रूल तो वही है कि तीनों में जो है वो साइड सेम है। तो इसी को बोलेंगे मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, यानी कि मैथ का जो मेन कंसेप्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसका आत्मा है ना, उसका जो है रूल नहीं बदला, सिर्फ चीजें बदल सकती है ना। तो मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया था। आगे है रचनात्मक, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बच्चे गणित को स्वयं करके खोज कर, अच्छा जहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिविटी आ जाएगा ना, समझ लेना कि बच्चा यहाँ पे खुद कुछ काम कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चे गणित को स्वयं करके, खोज कर और अनुभव से सीखते हैं, ना कि केवल शिक्षक को सुन करके। और ये सही चीज़ें भी है, रचनावादी का जो सिद्धांत था ना, बहुत अभी इसको बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है और अच्छा भी है। बच्चे जब भी एक्टिव होंगे ना, बहुत कुछ वो इजीली सीखेंगे और उनको इंटरेस्ट भी बनेगा।
तो बच्चा यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल में यही है कि बच्चा जो है वो खुद से चीज़ों को खोज करके और अनुभव कर करके सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि क्लास में जो है वो टीचर से पढ़ा रहा है और बच्चे लोगों को नींद आ रहा है और बच्चे सो रहे हैं, है ना। तो बच्चा यहाँ पे सक्रिय होगा और शिक्षक क्या करेगा, मार्गदर्शक का काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट का पॉजिटिव टैग वर्ड्स में है। तो मैंने रचनावाद का देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ना, रचनात्मकता का सिद्धांत का मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दिया है, तो इसको आप लोग स्किप कर देना क्योंकि इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल है। चलो मैं एक एग्जाम्पल आप लोग को बता ही देती हूँ। देखो बच्चा खुद शेप बनाता है, यही कंस्ट्रक्टिविटी है। जैसे कि टीचर है ना, एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, और टीचर जो है वो बता रहा है कि ट्रायंगल्स का 3 साइड है। अच्छा, वो बच्चा वो रटवाने का काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, बच्चे को 3 स्टिक दे देगा। स्टिक मतलब तो आप लोग जानते होंगे ना, छड़ी, है ना, क्या बोलते हैं उसको। और वो 3 स्टिक को वो जोड़ेगा और ट्रायंगल जैसा आकृति बनाएगा, है ना। 3 स्टिक को वो जोड़ेगा, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, तीनों को जोड़ करके वो आकृति बनाएगा और जानेगा कि ये ट्रायंगल है। तो बच्चा यहाँ पर खुद काम कर रहा है, तो ये रचनात्मकता होकर सिद्धांत हो गया। यानी कि टीचर को रटवाने का जरूरत नहीं है, बच्चा अपने एक्टिविटी के माध्यम से ही करके सीख गया है। सिंपल इसका यही चीज था। आगे हमारा है डाइन्स लर्निंग स्टेजेस। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या स्टेजेस है। पहला तो वो बोलते हैं फ्री प्ले स्टेज के बारे में। पहला वो क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइन्स जो है वो पहला स्टेज दिए हैं फ्री प्ले स्टेज, यानी कि बच्चा जो है वो खेल खेल के माध्यम से सीखेगा, रूल्स के माध्यम से नहीं। स्टार्टिंग में बच्चे को जो है हमें नियम नहीं रटवाना है ना, बड़े होकर के तो उन्हें नियम कानून सब कुछ रटना ही पड़ेगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट कम से कम बच्चे को फ्रीली खेल खेल के माध्यम से सिखाना है। तो ये जो पहला स्टेज होता है फ्री प्ले स्टेज होता है, यानी कि खेल विधि के माध्यम से बच्चा बिना किसी नियम के गणितीय सामग्री से स्वतंत्र रूप से खेलता है। ठीक है, वही चीज है, यहाँ पे रटवाने पे फोकस नहीं करना है, बच्चे को खेल खेल में ही सिखाना है। यहाँ सीखना नहीं, सिर्फ अनुभव होता है। देखो मैंने सिखाना सिखाना मैं बोल रही हूँ बार बार, लेकिन यहाँ पे बच्चे को मोस्टली उनको जो है वो यहाँ पे भी लर्निंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उनको अनुभव करवाना है चीज़ों को, है ना, यानी कि खेल खेल के माध्यम से उनको, मतलब सिखाने पर जोर नहीं देना है आपको। बच्चा खुद खेलेगा और खुद सीखेगा, अपने अनुभव से सीखेगा। हो गया। जैसे बच्चा गोटी या बॉक्स से बस खेल रहा है, नॉर्मल हो गया, वो बस खेल रहा है। दूसरा स्टेज में क्या होता है, गेम्स में अब खेल में छोटे छोटे नियम जोड़ दिए जाते हैं। अब धीरे धीरे करके जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में आपका जो है वो नियम जोड़ दिया जाता है। जैसे टीचर बोलेगा 5 गोटी उठाओ, है ना, टीचर बोल रहा है बच्चे को 5 गोटी उठाओ, तो बच्चा नियम का पालन करेगा, क्योंकि बच्चे को समझ रहा है ना बच्चा कि 5 गोटी मतलब कितना गोटी उठाना है, बच्चा चीजों को समझ रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या होगा, हल्का हल्का नियम को लागू किया जा रहा है, मतलब धीरे धीरे बच्चे को प्रोसेस में लाया जा रहा है और धीरे धीरे बच्चा जो है वो अपने दिमाग में चीजों को अपने कॉग्निशन में ले पा रहा है। तीसरा है कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन मतलब वही होता है कंपेयर करना, यानी कि समानता पहचानने की अवस्था। एक नियम को अलग अलग सामग्री का प्रयोग करके सीखेगा, है ना, बच्चा जो है वो एक ही नियम को लेकिन अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके सीखेगा। तो इसमें ना सारा चीज जो है ना, जितना भी थ्योरी, जितने भी साइंटिस्ट लोग दिए हैं ना, मनोवैज्ञानिक लोग जितने भी दिए हैं, थोड़ा बहुत मतलब मोस्टली चीजें जो है वो सिमिलर ही है ना, मिलता जुलता है। तो कंफ्यूजन में नहीं जाना है। ये डाइन्स का लर्निंग थ्योरी है जो आप लोगों को समझना है। पहला आपका जो है वो खेल विधि हो जाएगा, दूसरा गेम्स में जो है वो नियम लागू होने लगेगा छोटा छोटा, तीसरा में जो है वो कंपैरिजन होगा, यानी कि एक नियम को अलग अलग सामग्री का प्रयोग करके सीखेगा। जैसे एग्जाम्पल में है, हर बार 5 गोटी उठाने पर गिनती 5 ही आती है। बच्चा समझता है 5 का मतलब हमेशा 5 होता है ना। बच्चा जो है वो नियम के माध्यम से सीख रहा है, अब वो चीजों को कंपेयर कर रहा है, समानता को पहचान रहा है कि 5 मतलब क्या होता है ना। 5 मतलब
जब भी टीचर उसको बोलेगा कि 5 गोटी उठाओ, तो बच्चा जो है वो गिन करके 5 गोटी उठाएगा, उसको समझ में आने लग रहा है चीज़ों को, है ना। चौथा आपका रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि चित्र या मॉडल द्वारा प्रस्तुति करके बच्चे को समझा सकते हो आप। बच्चा अपनी समझ को चित्र, आरेख या मॉडल के रूप में दिखाता है। अब पहले जो है वो टीचर जो है उसको बोल रही थी कि हाँ 5 गोटी उठाओ, तो बच्चा जो है वो समझ रहा था, वो गिन करके 5 गोटी उठा रहा था। अब बच्चा जो है वो चित्रों के माध्यम से भी समझ सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 5 गोटी, मान लो ये मेरा गोटी है, ठीक है मैंने यहाँ पे गोटी बना दी है, ड्राइंग किया है, बहुत गंदा ड्राइंग है ये। तो बच्चा अब समझ रहा है कि ये चित्र जो है वो 5 गोटी है ना। अब ये किस चीज़ का चित्र है, तो ये एक ट्रायंगल का चित्र है। तो बच्चा जो है वो समझने लग रहा है। स्टेज 5 आपका होता है सिंबलाइजेशन, यानी कि संकेत, प्रतीक का अवस्था। अब संख्याएं और गणितीय चिन्ह प्रयोग में आते हैं। अब यहाँ पे सिंबल्स का यूज होने लगेगा, यानी कि 2 + 3 = 4। यहाँ पे सिंबल्स का यूज हो रहा है, संख्या का यूज हो रहा है ना, नंबर्स का यूज हो रहा है स्टेज 5 में आपका। और लास्ट जो है आपका स्टेज 6, इसमें होता है फॉर्मलाइजेशन, है ना, औपचारिक नियम अवस्था। सबसे अंत में परिभाषा नियम। औपचारिक में आपका क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में बच्चे को आप नियम बताओगे, सूत्र बताओगे, चाहे उसका परिभाषा, डेफिनेशन वगैरह बताओगे। तो जितना भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो बड़े हायर क्लासेस में सिखाए जाते हैं, तो उस तरह से लास्ट स्टेज आपका हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जोड़ का अर्थ 2 संख्याओं को मिलाना है। पहले आप क्या सिखा रहे थे, सिर्फ एडिशन सिखा रहे थे। देखो पहला स्टेज में आप क्या कर रहे थे, खेल के माध्यम से बच्चे को सिर्फ अनुभव करा रहे थे, है ना। दूसरा में छोटा छोटा नियम लागू कर दिए। अब टीचर यहाँ पे बोल रहा है 5 गोटी उठाओ, बच्चा जो है वो समानता को पहचान रहा है। अब वो क्या करेगा, 5 गोटी उठाने पर वो गिनती कितना करेगा, 5 करेगा, है ना। तो बच्चा अब समझ रहा है। फिर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे चित्र के माध्यम से बच्चा समझ जाएगा कि हाँ ये 5 गोटी है, ये ट्राइंगल है। अब बच्चा जो है वो संकेत को भी समझ रहा है कि 2 + 3 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। संकेत, प्रतीक, अवस्था सब यहाँ पे समझ रहा है, संख्याओं को। फिर लास्ट स्टेज में अब बच्चा क्या करेगा, अब जो बड़ा बड़ा नियम होता है, परिभाषा होता है, सूत्र होता है, वो सब समझेगा कि एडिशन किसको बोलते हैं। जोड़ का अर्थ 2 संख्याओं को मिलाना है। बच्चा समझ रहा है कि जोड़ का मतलब होता है कि 2 संख्याओं, किसी भी 2 संख्याओं को जब हम लोग जोड़ देते हैं ना, तो उसको हम लोग जोड़ कहते हैं। मतलब ये डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया। तो बच्चा अब इस चीज़ों को समझ रहा है, सीख रहा है। तो दोस्तों अब हमारा जो है वो वैन हीले का है। तो अभी तक आप लोग अगर वीडियो में बने हुए हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हो। और वीडियो में आप लोग बने रहना, चीज़ों को अच्छी तरह से समझना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है वो लास्ट है ये वैन हीले लेवल 0 जो है आपका विजुअलाइजेशन है, यानी कि आकृति पहचाना। इसमें बच्चा क्या करेगा, विजुअलाइज करेगा, यानी शेप्स को, लुक्स को। बच्चा आकृति को सिर्फ देखकर पहचानता है। बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, आकृति को सिर्फ देख करके पहचानेगा, कोई भी आकृति को। जैसे स्क्वायर, जब बच्चा जो है वो बॉक्स को देखेगा ना, तो वो समझेगा कि स्क्वायर है। बच्चा किसी भी माउंटेन को देख रहा है तो उसको क्या समझ में आएगा, हाँ ये ट्राइंगल है। मतलब बच्चा जो है ना वो उतना समझ नहीं रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको समझ में आ रहा है कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ट्राइंगल, लेकिन उसको आकृति समझ में आ रहा है ना, आकृति उसको समझ में आ रहा है। फिर वो क्या करेगा, गुण को पहचानेगा, एनालाइज करेगा। अब बच्चा जो है वो आकृति के गुण बताता है। जैसे कि अब वो जानेगा कि स्क्वायर किसको बोलेंगे, वैसा चीज जिसके पास 4 इक्वल साइड्स है ना, 4 इक्वल साइड्स है, चारों इक्वल उसके जो है वो बराबर साइड्स होंगे तो उसको स्क्वायर बोलेंगे। रेक्टेंगल्स के पास कितने इक्वल साइड्स है, अपोजिट इक्वल साइड्स है, जितने भी उसके अपोजिट इक्वल है, सॉरी अपोजिट इक्वल 2 इक्वल साइड्स होते हैं ना रेक्टेंगल के। मैं यहाँ पे ड्राइंग बना दूं, ठीक है। तो इसका ये वाला साइड रेक्टेंगल का सेम होता है और ये वाला साइड
और ये वाला साइड अपोजिट जो रहेगा वो सेम रहता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, अब वो प्रॉपर्टीज को यानी कि आकृति के गुण को समझने लगता है, एनालाइज करता है। फिर आपका है लेवल 2। तो ये चीज याद रखना कि पहला जो है वो लेवल 1 नहीं होगा, पहला होता है लेवल 0, ठीक है। और लेवल 0 ही पहला आपका स्टेज 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना। लेवल में बोलेंगे तो 0 से स्टार्ट होता है और स्टेज में बोलेंगे तो 1 से स्टार्ट होता है। तो लेवल 0 इज इक्वल्स टू विजुअलाइजेशन, आकृति पहचानना। लेवल 1 एनालिसिस, जो कि आपका स्टेज 2 होता है ना। मेरे वीडियो को पॉज कर लेना और उसको जो है वो रिपीट पे आप लोग देख सकते हो। अब जब वो आकृति को पहचान लेगा, उनके प्रॉपर्टीज को वो समझ लेगा, तो वो क्या करेगा, कनेक्ट करने लगेगा, गुणों में संबंध बनाने लगेगा। अनौपचारिक तर्क इसमें बोलेंगे, इनफॉर्मल डिडक्शन। ये लेवल 2 होता है। इसमें क्या करता है बच्चा जो है वो समझेगा, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल तो स्क्वायर होगा। अब वो बच्चा क्या करेगा, देखो मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया था, बट बच्चा जो है वो धीरे धीरे करके वो यहाँ पर क्या करता है, संबंध बनाने लगता है कि स्क्वायर अब किस तरह से निकलेगा। जिसका जो है वो चारों साइड्स इक्वल हो रहा है तो वो स्क्वायर बन गया। पहला में तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ आकृति को पहचान रहा है, उसको कुछ भी अकल नहीं है कि कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है, किस तरह का होता है। बस वो समझ रहा है कि अरे ये माउंटेन है, ये इस तरह का दिख रहा है। वो सिर्फ ऊपर ऊपर चीजों को देख के समझ रहा है ना, आकृति। दूसरी बार वो क्या करेगा, गुण को पहचानने लगेगा, उसका प्रॉपर्टीज जान लेगा कि स्क्वायर है तो उसके 4 इक्वल साइड्स होते हैं। अब वो क्या करेगा, अनौपचारिक तौर पर अब वो बच्चा जो है वो संबंध बनाने लगेगा कि अगर सारा इक्वल साइड्स होगा तो फिर क्या बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, लेवल 3 में डिडक्शन करेगा, यानी कि फॉर्मल प्रूफ, तर्क और प्रमाण निकालेगा, है ना। अब बच्चा चीजों को सिर्फ समझेगा नहीं, अब वो तर्क वितर्क करने लगेगा, प्रमाण निकालने लगेगा। यानी कि जैसे कि सम ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो बच्चा क्या करेगा, प्रूफ करने लगेगा, तर्क निकालने लगेगा। लास्ट है आपका रिगोर एक्सियोमेट्रिक या फिर स्टेज 5 बोलेंगे, उच्च, ये बहुत उच्च स्तरीय तर्क बोलेंगे। इसमें बच्चा जो है वो मतलब ये तर्क निकालता है कि कोई चीज क्यों सही है और इसका तर्क सहित उत्तर देता है ना। बहुत ही हाई लेवल पे है ये, हम लोगों को उतना काम का नहीं है, ठीक है। इस स्तर पर छात्र स्वयं सिद्ध, परिभाषा और प्रमेय के आधार पर तर्क करता है। बच्चा जो है वो और हाई लेवल पे जाकर के चीज़ों को खोजबीन करना चालू करेगा कि ये चीज़ें जो है वो थ्योरम्स जो है वो एक्चुअल में किस प्रकार जो है वो सही है और सही ही क्यों है ना, गलत भी तो हो सकता है। तो वो खोजबीन करने लगेगा। तो हमारा जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया है। हमारा ये जो है वो सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एंड आप लोग ध्यान से देखना वीडियोस को, एंड आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे से जाए। चलो आप लोग बहुत मेहनत करो। एंड अगली वीडियो किस पे लाऊं, और अभी देखो टाइम बहुत कम है, तो जितना हो सके आप लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है वो सेट लगाओ जितना हो सके। एंड बस इतना ही बोलूँगी। तो चलिए बाय बाय सबको।